अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज तीन इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है। एक तो सानहा मच के हवाले से, जिसमें दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को मासूम मज़दूरों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया और उनको कत्ल कर दिया। और कई ऐसे लोग हैं जिनके प्यारे आज तक वो एहतिजाज कर रहे हैं और वज़ीर आज़म वहाँ नहीं गए। दीगर सियासी जमातों के लोग, जिनमें बिलावल भुट्टो, मरीम और दीगर लोग वहाँ पहुँचे हैं और उनसे इज़हार यकजहती किया है, ताज़ियत की है उनसे। बाकी जो एक कराची उस सिलसिले में बंद है 3 रोज़ से, वो आपको बताऊंगा। और ख़ास तौर पर लियारी गैंगवार का जो सरगना है उज़ैर जान बलोच, उसके हवाले से भी आपको बताऊंगा कि वो आज 3 मुकदमात में बरी हो चुका है, जो कि अहम तरीन मुकदमात थे, जिनके उज़ैर बलोच का, जिस तरह आप सब जानते हैं कराची वाले ख़ास तौर पर, कि उज़ैर बलोच के ऑर्डर पर एक आवाज़ पर पूरा कराची और ख़ास तौर पर लियारी जो है मुकम्मल तौर पर ओल्ड सिटी एरिया, जो कि तिजारती हब या तिजारती मरकज़ था कराची का, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता था और खौफ और दहशत की अलामत समझा जाता था। आज वो 3 केसेस में बरी हो चुका है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाअहली की वजह से पुलिस उनके खिलाफ सबूत पेश नहीं कर सकी। ये 3 चीज़ें जो है आज हमारा टॉपिक हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे सानहा मच के हवाले से। वहाँ सियासी जमातों ने जाकर बात की, उनसे इज़हार ताज़ियत की। हम सब के जो दिल हैं वो एक रंजीदा है, गमज़दा है। जो लवाहकीन हैं उनसे जो उनका जो गम है, बिल्कुल उनसे बराबर के शरीक हैं। कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोग इज़हार ताज़ियत करते हैं। और इतने दिन से मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ, मीडिया पर भी तमाम लोग जो है जो लवाहकीन हैं उनसे इज़हार हमदर्दी भी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो एक हमारा मजहबी फ़रीज़ा है कि जैसे ही कोई डेथ होती है या नाजायज़ जो कत्ल होता है, उनको फ़ौरी तौर पर दफनाने का हुक्म है, तो वो उनको दफनाया नहीं जा रहा, बल्कि मुतालबात रख कर उनको जो है एहतिजाज किया जा रहा है और धरना दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म तो आज तक उनको शायद फुर्सत नहीं मिल सकी, इस वक्त तक वो वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन उम्मीद करते हैं वो पहुँच जाएंगे। लेकिन जो दीगर सियासी जमातें वहाँ पहुँची है, उन्होंने जो मुतालबात रखे हैं वो भी इंतहाई हैरान कुन हैं। एक तो बिलावल साहब कहते हैं कि वो शहीदों के वारिस हैं, बिल्कुल होंगे, और वो अपने जो उनको आज तक इंसाफ नहीं मिल सका है। और उसके बाद मरीम ने जो बातें की वो भी समझे सुनी, वो भी अजीब व गरीब बातें जो उनके दौर में हुआ, वो आज तक उस पर जो है वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ख़ास तौर पर राना सलाउल्लाह साहब, जो कि लश्कर जंगवी के एक उनके जो है वो एक सियासी विंग के तौर पर वो काम करते थे, उनके शाना बशाना खड़े होते थे। लश्कर जंगवी के ऊपर बहुत ज़्यादा संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं। आज भी वो इज़हार ताज़ियत के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। तो बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से बात करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब के नाना का सब कहते हैं कत्ल हुआ, अदालती कत्ल हुआ, जो हुआ वो अपनी जगह पर। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहब का कत्ल हुआ, अंधा कत्ल था। शायद इतनी हाई प्रोफाइल केस में रियासत नहीं पहुँच पाई उन असल मुल्ज़मान तक, जो पकड़े गए वो बरी हो गए और उसके बाद वो नाकामी हुई। लेकिन एक अहम कत्ल, जो सबसे बड़ा कत्ल, जो भुट्टो ख़ानदान में एक दरार का बायस बनने वाला कत्ल था, वो कत्ल जो कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की दौर हुकूमत में हुआ, वो जो कत्ल का मुकदमा था वो बिलावल भुट्टो की हुकूमत, यानी कि जब 2008 में उनकी हुकूमत आती है, तो जो 1996 में मुकदमा दर्ज हुआ था, वो 2008 में पीपल्स पार्टी के दौर ने 2008 के बाद आके जब अपनी हुकूमत में वो ख़त्म कर दिया। यानी कि वो था मीर मुर्तज़ा भुट्टो शहीद का कत्ल, जिसमें साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और टॉप के पुलिस अफसरान जो नामज़द थे। एक तो रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था, दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया था गनमा भुट्टो साहिबा की मुद्दत में। उसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब जो सदर भी रहे हैं पीपल्स पार्टी के, जो पूरी पार्टी को चला रहे हैं, उनको नामज़द किया गया था। साबिक़ SSP मलिर रो अनवार को उस मुकदमे में नामज़द किया गया था। और दूसरे कराची पुलिस के चीफ़ उस वक्त के, जो हमारे आखिरी कराची पुलिस के चीफ़ रहे हैं शाहिद हयात साहब, इनको बतौर मुल्ज़िम नामज़द किया गया था इस केस में। शुएब सडल साहब का नाम कौन नहीं जानता, उनको भी इस केस में मुल्ज़िम नामज़द किया गया था। और उसके बाद मुकदमा चलने ही नहीं दिया गया, यानी कि तारीख़ पर तारीख़ और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं कानूनी टीम की वजह से। और 2008 के बाद ये मुकदमा ख़त्म कर दिया गया। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जो रियासत अपने शहरियों को इंसाफ ना दिला सके, वो रियासत अपने रियासत को मनवाने के काबिल नहीं है। रियासत खुद को मनवाने के काबिल नहीं है। तो जब उनके मामा को, उनके जो मामू थे, उनकी वालदा के सगे भाई थे, मीर मुर्तज़ा भुट्टो के मीर कत्ल में जो मुलव्वस थे, उन मुल्ज़मान को सज़ाएँ क्यों नहीं हो सकें?
क्या FIR गलत दर्ज की गई थी, वो उस पर सवाल उठते हैं। क्या उस पर हुकूमत ख़ुद नहीं चलाना चाहती थी? और उन्हीं केसेस की बुनियाद पर आसिफ अली जरदारी साहब अगर एक तवील अरसे तक जेल में रहते हैं, यानी कि जेल में तो नहीं थे वो, ज़्यादातर अक्सर अरसा उन्होंने अस्पताल में इलाज के बहाने गुजारा, तो जिसका वो क्रेडिट भी लेते हैं कि 11 साल तक वो जेल में रहे, तो फिर उनको जेल में क्यों रखा गया था? ये रियासत ने केस जब वापस लिए, यानी कि नो ऑब्जेक्शन दिया, प्रोसिक्यूशन ने, शहादत अवान साहब थे, आजकल वो पाकिस्तान बार काउंसिल के भी रुकन मुंतखब हो चुके हैं, उन्होंने केसेस की पैरवी की, फारूक आइश नायक साहब पेश होते रहे, तो तमाम जो मुलजमान हैं जो इसमें नामजद थे वो बरी हो गए। तो आप अपने हुकूमत में जो उनकी वालदा वज़ीर आज़म थी, उनके मामू कत्ल हो गए, और उनके बिलावल साहब के वालिद और आला टॉप के जो सिंध के पुलिस अफसरान थे, जो एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी ख़ुद को कहते रहे और दहशत गर्दों को कत्ल करने का भी क्रेडिट देते रहे, तो उनको जब केसेस में नामजद किया जाता है, जो तस्वीरें जो पुराने लोगों में जानते हैं ये सारे वकूए के, जो मीडिया से ख़ास तौर पर वाबस्ता हैं वो भी जानते हैं, तो उनको इंसाफ जब आपने ख़ुद नहीं दिलाया, तो फिर आप दूसरों को इंसाफ की बात कैसे करते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि रियासत जो है वो इंसाफ नहीं दे रही, बल्कि बाज़ जगहों पे और बेशतर या अक्सर ऐसी जगहों पे जो मुख्तलिफ हमारी सियासी जमातें हैं वो अपने फ्रंट मैन के तौर पर इस्तेमाल करती हुई नज़र आती हैं, मुख्तलिफ पुलिस अफसरान को, एहलकारों को, उसके बाद अच्छे वक्तों में उनको इस्तेमाल करती हैं या उनको लगाती हैं, बुरे वक्तों में उनको इस्तेमाल करती हैं, उनसे फ़ायदा लेती हैं। तो यही काम हुआ। तो फिर आप उस सूबे की हुकूमत से पूछ सकते थे, जब आपकी अपनी वफाकी हुकूमत थी उस वक्त पूछ सकते थे कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो की फ़ैमिली को आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिला। आपकी हुकूमत में, आपकी वालदा की हुकूमत में मुकदमा दर्ज हुआ था और आपकी हुकूमत में वो मुकदमा वापस ले लिया गया, ख़त्म कर दिया गया और क्लीन चिट दे दी गई आसिफ अली जरदारी साहब को, रोहन वार को, शाहिद हयात को, शुएब सडल और दीगर जो मुलजमान नामजद हुए थे उनको। तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? आपको ये बात भी ज़रूर करनी चाहिए, जहाँ जहाँ जाए लोगों को ये दिखाना चाहिए आपको कि आपके साथ अगर जुल्म हुआ है, भुट्टो ख़ानदान के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है, तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा आपकी अपनी जमात और आपके अपने लोगों का है, जो सियासत भी करते हैं, मज़लूम भी बनते हैं, मज़लूमियत का जो है वो फ़ायदा भी लेते हैं, लेकिन वो भुट्टो ख़ानदान को इंसाफ भी उन्हीं की वजह से नहीं मिला। ये आपको भी तस्लीम करना पड़ेगा। ये अदालती रिकॉर्ड और ये पूरा शवाहिद पर मौजूद है, मैं कोई ऐसी चलती फिरती बात आपसे नहीं कर रहा। दूसरा जनाबे वाली, कराची बंद है तकरीबन 3 रोज़ से। अहम मकामात जिसमें जहाँ से अंदरूने मुल्क, यहाँ से कराची से कंटेनर और बड़े सामान की तरसील होती है, अस्पतालों में गैस की सप्लाई होती है, उसके बाद यहाँ गुड्स ट्रांसपोर्ट्स और इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मुल्क से बाहर, सिंध से बाहर जानी होती है, कराची से बाहर जानी होती है, वो मुकम्मल तौर पर बंद है। धरने हैं जगह जगह पे, जिसमें शारा पाकिस्तान पर 2-3 मकामात पर हैं, इसके अलावा एम ए जिना रोड पर, नॉर्थ हैदराबाद, शारा फैसल, कुरंगी, लांडी, नाता खान पुल, यानी कि एयरपोर्ट से लेके जो मरकज़ी मकामात हैं वो तमाम बंद हैं। एक अहले तशी और आलिम साहब की एक तकरीर का छोटा क्लिप मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर हम चैन से नहीं बैठेंगे तो किसी को भी चैन से नहीं बैठने देंगे। तो इस तरह की एक उन्होंने सबको कहा, अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको कहा कि सड़कें बंद कर दें और किसी को यहाँ से आने जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो उसको अब CM साहब जो कि वहाँ कोयटा पहुँचे, उनकी तकरीर के बाद, इससे पहले तो लोग ये बात कर रहे थे कि हुकूमत और पुलिस तमाम लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, यानी कि जहाँ जहाँ ये धरने हैं उनको पुलिस ज़ाहिर सिक्योरिटी देना जो है वो हक बनता है। लेकिन एक अजियत नाक काम है, एक तकलीफ़ देह काम है कि आम शहरी उसमें मुश्किलात उनके लिए पैदा हो चुकी हैं और शहरी अपने घरों पर नहीं जा सकते, अस्पतालों में नहीं जा सकती है, एम्बुलेंसेज फंसी हुई हैं, मरीज़ों को वक्त पर अस्पतालों में नहीं पहुँचाया जा सक रहा, और इस तरह कई मुश्किलात हैं। लेकिन अब हुकूमत सिंध खुद तस्लीम कर रही है कि हम उनको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट कर रहे हैं, पुलिस उनको सिक्योरिटी फराहम कर रही है, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन धरने देने का एक, जहाँ से कोई हासिल हसूल हो सके, जहाँ से फ़ायदा हो सके, वहाँ पर धरने दिए जाने चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। कराची के लोग ये बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और काफ़ी मुश्किलात का इजहार भी कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि आपको वीडियो के ज़रिए बताऊँ कि धरने देना चाहिए था, बिल्कुल देना चाहिए। और ये जुल्म ज़्यादती हुई है, हम समेत सब जो पाकिस्तानी हैं उनको, जो मच में वाक़ई जो मच में जो दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है, कत्लेआम हुआ है, उस पर सबको खड़े होना चाहिए और सख्त मुतालबा रखना चाहिए वक्त से, हुकूमत वक्त से, और कहना चाहिए उनको गिरफ़्तार करें। लेकिन जो मुतालबा रखना चाहिए, गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज करना चाहिए, हमें जो है CM हाउस के सामने एहतजाज करना चाहिए, हमें
वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने एहतिजाज करना चाहिए, जहाँ से हमें कुछ मिल सके हम वहाँ एहतिजाज करें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ना कि इस तरह के लाखों शहरियों को हम अजियत में मुबतला करके अपनी कोई डिमांड रखें, वो भी शायद चंद मुट्ठी भर लोग बैठे होते हैं। या तो कई मकामात ऐसे भी वीडियोज़ में देखे गए हैं जहाँ सिर्फ पुलिस वहाँ मौजूद है और उसके बाद वहाँ पर धरने के इक्का दुक्का लोग मौजूद हैं जो एहतिजाज की नीयत से वहाँ बैठना चाहते हैं, बाकी वहाँ पुलिस सुबह से मौजूद होती है, या उनको बताया जाता है कि यहाँ एहतिजाज होगा तो ही वो उन रस्तों को पहले से पुलिस बंद करके रुकावटें खड़ी करके उनको बंद किया हुआ है। तो शहरी काफ़ी अजियत से मुब्तला है, लेकिन हुकूमत सिंध जो है अब खुद भी तस्लीम कर रही है कि उन्होंने इन सबको फैसिलिटेट किया हुआ है। तीसरा अहम इशू जनाब उज़ैर जान बलोच का। उज़ैर जान बलोच जब गिरफ़्तार होता है उसके बाद बड़ी उसकी GITs, उसके बारे में इंकशाफात और उसके बारे में सनसनीखेज़ चीज़ें सामने आती हैं, जिसमें बताया जाता है कि ना सिर्फ वो दहशत गर्दी की संगीन वारदातों में, शहरियों के कत्लेआम में, बल्कि पुलिस, रेंजर्स, हसास इदारों, इसके अलावा शहरियों के कत्लेआम में मुलव्वस था, बल्कि कौमी राज फाश करने वालों में से भी आगे पेश था। ये मीडिया को बताया जाता था मुख्तलिफ ज़राए से, और ये ख़बरें हम चलाते भी रहे मुख्तलिफ सहाफ़ी। और उसके बाद बताया गया था कि उसको जो है वो रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया और उससे काफ़ी जो है उसने इंकशाफात किए कि वो क्या क्या कारनामे अंजाम देता रहा है मुल्क के ख़िलाफ़, कौम के ख़िलाफ़, कराची के अवाम के ख़िलाफ़, सूबे के अवाम के ख़िलाफ़ और अपने लियारी के अवाम के ख़िलाफ़। उसके बाद जब चीज़ें सामने आई, जिन मुकदमात में वो पुलिस को पहले से मतलूब था, नामजद था, उसमें गिरफ्तारियां डाली गई। उसके बाद फिर अरशद पप्पू का कत्ल केस आता है, उसमें गिरफ्तारी, उसके बाद फिर इसको मिलिट्री के हवाले कर दिया गया, यानी कि मिलिट्री ट्रायल चलाने के लिए ले जाया गया। अब उज़ैर जान बलोच को बताया गया, सबसे पहले वो खबर चलाने वाला मैं ही था कि सेंट्रल जेल से उसको मिलिट्री कोर्ट यानी कि मिलिट्री के हवाले कर दिया गया है मिलिट्री ट्रायल के लिए। जब उस वक्त मैं 92 टीवी में काम करता था, उसके बाद जो DGI SPR थे उनका बाद में ही ट्वीट आया था सामने कि हाँ उज़ैर बलोच को मिलिट्री की तहवील में ले लिया गया है। उसके बाद तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसे तक उज़ैर बलोच मिलिट्री की तहवील में रहे और उसके बारे में फिर नहीं पता चल सका कि उज़ैर बलोच को मिलिट्री कोर्ट से ऑफिशियल नहीं पता चल सका कि कितनी सज़ा हुई है और किस किस इल्ज़ामात में उनको सज़ा हुई है। उज़ैर बलोच को बाद में पता चलता है कि सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया और मुख्तलिफ मुकदमात में पेश किया जाता रहा। और उसके बाद अब काफ़ी सारे केसेस हैं, यानी कि 50 से ज़्यादा अब भी केसेस हैं जिनमें उज़ैर बलोच जो है इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में वो ट्रायल का सामना कर रहे हैं। लेकिन आज हैरानकुन तौर पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ नंबर 4 जो कि सेंट्रल जेल में जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद हैं, उनकी अदालत से उज़ैर जान बलोच 3 मुकदमात जो कि उनके खिलाफ कलाकोट और चाकीवाड़ा थाने में दर्ज थे, पुलिस मुकाबला, इक़दाम कत्ल और जलाओ घिराव और उसके अलावा कारत सरकार में मुद्दत के, उनमें उज़ैर जान बलोच को बरी कर दिया जाता है। और अदालत करार देती है कि प्रोसिक्यूशन मुलज़िम के खिलाफ सबूत और शवाहिद पेश करने में नाकाम रही, गवाही देने में नाकाम रहे तमाम गवाह जो थे, इसलिए मुलज़िम को बरी किया जाता है। और उसके बाद अगर इसके खिलाफ कोई और केसेस नहीं है तो इसको रिहा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए जेल से। उसके बाद अदालत में चूँकि ये सारे केसेस से 2012 में जिसमें कराची में किस तरह की कत्ल गारत गिरी होती थी सब जानते हैं। पुलिस का कहना है कि 1 अप्रैल 2012 को जो है पुलिस एहलकार जब वहाँ मौजूद थे कलाकोट और चाकरीवाड़ा की गलियों में, तो वहाँ पर एक गिरोह ने जिसमें उज़ैर जान बलोच और दीगर गैंगस्टर भी मौजूद थे, उन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें अब्दुल वहीद एक ASI थे जो ज़ख्मी हुए थे। और उसके बाद जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो ये गली में भाग गए, तो इसलिए उनके खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज किए गए थे। अब बात आती है पुलिस प्रोसिक्यूशन और पुलिस की, और इसके अलावा जो शहरी आज वो सवाल उठा रहे हैं कि जो बड़े दहशतगर्द या बड़े लोग होते हैं उनको सारी चीज़ें जो है वो उनको सारी सहूलियात मिल जाती हैं, उसके बाद बड़े जब गिरफ्तारी होती है या उनके ऊपर केसेस बनाए जाते हैं तो बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद एकदम वो छूट जाते हैं, तो अवाम खौफज़दा भी होते हैं। उसके बाद गरीब जो है वो साल जेल में पड़े रहते हैं। अब बात असल में ये आती है कि उज़ैर जान बलोच के ख़िलाफ़ जो दर्ज मुकदमा आते हैं उसमें तकरीबन 10 से 12 के करीब जो हैं वो रेंजर्स उसमें प्रोसिक्यूशन कर रही है, रेंजर्स के पास हैं, बाकी तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो पुलिस के पास हैं। अब देखने में आया है कि ज़्यादातर केसेस में सरकार यानी कि पुलिस उसमें मुद्दई है और उसमें ज़्यादातर केसेस में गवाह भी जो है वो पुलिस एहलकार हैं। अब कई केसेस में ये देखने में आ रहा है, जैसे ये 3 केसेस में भी कि गवाह पुलिस एहलकार थे, उन्होंने बयान ही रिकॉर्ड नहीं करवाए कई मुलज़िम गवाहों ने, और कई गवाह ऐसे आए जो मुकर गए अपने बयानात से या उनके बयानात में तज़ाद था और इसी वजह से मुलज़िम को ज़ाहिर है उसका फ़ायदा पहुँचता है। तो अब जो हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं चूँकि अब भी खौफ का एक अंसर मौजूद है,
हुकूमत की एक इन्फ्लुएंस भी मौजूद हो सकती है पुलिस के अंदर और प्रोसिक्यूशन में, और क्योंकि उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी का एक अहम कारिंदा समझा जाता है, वो अब भी कहता है कि मैं पीपल्स पार्टी से ही मेरा ताल्लुक़ है। और उसके बाद ये 3-4 चीज़ें जो है इन वजूहात की वजह से जो है वो स्टेटमेंट जब नहीं आएंगे, सबूत अदालतों में नहीं आएंगे, तो ज़ाहिर है फिर मुलज़िम को फ़ायदा पहुंचता है और वो बरी हो जाता है। अब ये अगर पुलिस के पास ये मुकदमात थे तो दीगर जो रेंजर्स के पास मुकदमात हैं तो उनमें भी ये देखने में आ रहा है कि जो पुलिस एहलकार गवाह हैं वो गवाही देने के लिए या तो आते नहीं हैं, अगर आते हैं तो अपने बयानात से उनके बयानात में तज़ाद आ जाता है, तज़ाद पाया जाता है, जिसकी वजह से मुलज़िम को फ़ायदा हो रहा है। ये और भी केसेस में अनकरीब या कुछ अरसे में यही लग रहा है कि मुलज़िम को फ़ायदा पहुँचेगा। और ज़ाहिर जब सबूत नहीं होंगे, लोग अदालतों पर तनकीद करते हैं कि अदालतें छोड़ देती हैं, लेकिन सबूत और जब शवाहिद अदालतों में पेश नहीं होंगे तो मुलज़िम को फ़ायदा होगा और वो छूट जाएगा। तो अनकरीब ये लग रहा है कि और भी केसेस में उज़ैर जान बलोच जो है वो बरी हो जाएगा। लेकिन जो मिलिट्री कोर्ट से मुख्तलिफ ज़राए से बताया गया कि मुख्तलिफ जो दीगर ममालिक की एजेंसियाँ थीं, खुफिया इदारे थे, उनको राज अफशां करने के इल्ज़ाम में उज़ैर बलोच को मिलिट्री कोर्ट से 12 साल की बताया गया है कि सज़ा हुई है, लेकिन ऑफिशियल अब तक नहीं सामने आ सका है। तो अब इन केसेस में भी वो बरी हो रहा है। इसके जो दीगर साथी थे तकरीबन 9 से ज़ायद, जिसमें गैंगस्टर भी कहा जाता था उनको, वो भी बरी हो चुके हैं। तो इस तरह प्रोसिक्यूशन और जो हमारी जो पुलिस है उसकी एक इंतहाई बड़ी नाकामी का फ़ायदा जो है उज़ैर जान बलोच को पहुंच रहा है और वो बरी हो रहे हैं। तो उसका भी जो अवाम है, शहरी हैं, उसमें गम और गुस्सा पाया जाता है। उम्मीद है कि तमाम ये मेरी जो वीडियोज़ हैं उससे आपको अच्छी खासी मालूमात ज़रूर मिली होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखा करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ लाजमी किया करें। फिर किसी और मौजू में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।